शादी इतनी सादगी से हो रही थी कि शारदा आंटी के अपने घर वाले यानी उनकी बेटियों ने भी इस शादी में शामिल होना जरूरी नहीं समझा। बस एक सौदा, एक फैसला और उसकी जिंदगी कबीर सिंह के नाम कर दी गई। शादी के कागज पर हस्ताक्षर करते समय उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया था कि अब वो पूरी तरह उस आदमी के हवाले हो चुकी है, लेकिन उससे पहले उसने खुद को भगवान के हवाले कर दिया था। अगर भगवान ने उनकी जिंदगी में ये मोड़ दिया है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। जल्दी ही तुम्हारी खूबसूरती से इसका मन भर जाएगा, क्योंकि अमीर लोगों को हर चीज जल्दी उबने लगती है और तुम्हें भी कबीर सिंह ज्यादा समय तक पसंद नहीं करेगा। हर्षिता अपने सीने पर हाथ बांधे उसे जलती हुई नजरों से देख रही थी। उसने चुपचाप नजरें झुका ली और फिर चोरी से दूर खड़े उस आदमी की तरफ देखा जो कुछ कदम दूर खड़ा था। पता नहीं क्यों उसका दिल बिना वजह उदास हो रहा था। हर्षिता की बातों में साफ जलन थी, जबकि अब वह इस घर में बस थोड़ी ही देर के लिए खड़ी थी, जिसके बाद वह हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती। इसलिए आई थी तुम पार्टी में, ताकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती। वह आदमी अचानक मुड़ गया। देखने में तो वह समीर अग्रवाल से बात कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह उनकी बातों पर था। जब जवाब देना जरूरी था, हाँ बिल्कुल, इसलिए आई थी ताकि उसकी नजर भी तुम्हें चुन ले। लेकिन मेरे आसपास जितने भी चमकते चेहरे थे उनमें वो बात नहीं थी जो उस एक चेहरे में थी। और आप हमारी पत्नी से और क्या जानना चाहती हैं? वह अचानक सिर उठाकर उस आदमी को देखने लगी। वह सुंदर आदमी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, जिसे उसने पहले कभी देखा भी नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसे उसकी जिंदगी में ला दिया था। वह किस इरादे से उसे अपने साथ ले जा रहा है ये वह अभी नहीं जानती थी, लेकिन राजकुमार जैसी शान रखने वाला वह आदमी उसे पहली नजर में अच्छा लगा था। 29 साल का वकील कबीर सिंह उस बड़े विला का अकेला वारिस था, जिसे अपने फैसले खुद लेने की पूरी आजादी थी। वह ऐसा आदमी था जो बात करता तो सामने वाले पर अपना असर छोड़ देता। पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। आज के बाद ये गौरी शर्मा नहीं बल्कि गौरी सिंह है, और अगर किसी ने उसे ऊंची आवाज में बात की तो उसे कबीर सिंह से सामना करना पड़ेगा। उसके शब्दों ने गौरी के दिल की धड़कन तेज कर दी। हर्षिता गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। समीर अग्रवाल भी असहज खड़े थे और शारदा आंटी तो अब बस इस इंतजार में थी कि वह गौरी को अपने साथ ले जाए। कबीर सिंह ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर अपनी आंटी को देखा। रिश्ते का नाम होते हुए भी उसके दिल में कोई अपनापन नहीं था। वे लोग उसे बोझ की तरह अपने सिर से उतार रहे थे। उन्होंने वह सब पा लिया था जिसकी उन्हें चाहत थी। अब झूठी हमदर्दी दिखाकर उन्हें क्या मिलता? उसका हाथ पकड़कर कबीर सिंह उसे बाहर ले आया। उसे कार में बैठाकर खुद दूसरी तरफ बैठ गया। मुझे अपने कपड़े और सामान तो ले लेने चाहिए थे, उसने पहली बार उस आदमी की तरफ देखकर धीमे से कहा। उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ मौजूद है, तुम्हें जो चाहिए होगा मुझे बता देना। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। पूरे रास्ते वह उस आदमी के डर से चुप रही। उसकी शख्सियत का दबाव ही उसे खामोश कर रहा था, लेकिन आदत से मजबूर होकर वह बार बार अपने होंठ दबाती और कभी खिड़की से बाहर देखने लगती तो कभी कबीर सिंह के चेहरे की तरफ, और वह जो उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था फिर भी अनजान बनकर सड़क की तरफ देखता रहा। न उसने उससे बात की और न उसने कार रोकी। आखिरकार कबीर विला के सामने जाकर कार रुकी। शानदार बंगला जिसकी शान बाहर से समझ आ रही थी। वह कार से उतरकर उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा और वह हैरानी से उस बड़े बंगले को देख रही थी जो उनकी हवेली से भी ज्यादा बड़ा था। ऐसा नहीं था वहाँ दौलत की कमी थी, लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, जैसे किसी शाही महल में आ गई हो। ऊंची ऊंची दीवारें और खामोश खड़े खंबे जैसे अपने मालिक की तरह गर्व दिखा रहे थे। उसने अपने पास चलते कबीर सिंह को देखकर पूछा, क्या ये घर आपका है? हाँ, उसने छोटा सा जवाब दिया और आगे बढ़ता रहा। सारा घर आपका है और आप इसमें अकेले रहते हैं? उसने फिर पूछा। वो मुश्किल से अपने होठों पर आई मुस्कान रोक पाया। हाँ, और अब से ये तुम्हारा भी है। वो मुख्य दरवाजे से उसके साथ अंदर आया। सामने बड़ा हॉल था जिसमें शानदार सोफे लगे हुए थे। उसकी बात सुने बिना वह चारों तरफ देखने में खो गई। अपने सारे दुख कुछ पल के लिए भूलकर वह उस बड़े घर को देख रही थी। जब उसने उसे ध्यान से देखते पाया तो उसने पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? उसने उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर देखा और सिर हिलाकर हाँ कहा। क्या चाहिए? एक प्लेट छोले भटूरे और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल। वह ऐसे बोल रही थी जैसे दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे हों। सामने खड़ा आदमी वेटर हो। कबीर सिंह ने पहली बार हैरानी से उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर पूरी गंभीरता थी। कुछ ही समय के बाद उसने अपना नाम और पहचान बना ली थी।
चाहे उसके नाम के साथ कबीर सिंह लगता या नहीं, लेकिन कबीर वो नाम था जिसकी अपनी अलग पहचान थी। अंकल खराब तबीयत की वजह से कुछ समय के लिए विदेश में थे, लेकिन जिंदगी में पहली बार उसने ऐसा कदम उठाया था जिसके बारे में उसने अंकल को भी नहीं बताया था, वरना वह तो सांस लेने से पहले भी उनकी इजाजत ले लेता था। पता नहीं कब उसे देखते देखते वह नींद में चला गया और उसे अंदाजा ही नहीं हुआ, मगर ये नींद अलग थी, बिल्कुल अलग और गहरी। पता नहीं कौन सा समय था जब किसी ने बहुत करीब आकर उसके कंधे को हिलाते हुए उसे पुकारा, कबीर सिंह। किसी की धीमी आवाज उसके कानों से टकराई। पहले तो उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे झटका तेज होता गया और ये सपना नहीं था। उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। वह सुंदर चेहरे वाली लड़की अपने खुले बालों के साथ उसके ऊपर झुकी हुई थी। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई थी कि कबीर सिंह को नींद से जगाए, और आज ये नन्ही सी लड़की न सिर्फ उसे नींद से जगा चुकी थी, बल्कि उसके ऊपर झुककर उसे पुकार रही थी। पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने ऊपर गिरा लिया। इस अचानक हुई हरकत से उसकी सांस अटक गई और वह बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। कबीर सिंह की नजरें उसके गुलाबी होठों पर टिक गई थी। तुम जानती हो मुझे इस तरह जगाने की क्या सजा हो सकती है? उसके गंभीर स्वर से वह अंदर तक कांप गई थी। उसकी मुट्ठियां सिमटकर उसकी शर्ट वाले सीने पर टिक गई थी और उस समय कबीर सिंह के सारे एहसास जैसे जाग उठे थे। कबीर जी कहते हुए उसने घबराकर अपने होठों पर जीभ फेर ली। उसका गला सूख गया था। उस आदमी की इतनी नजदीकी ही उसके लिए खतरनाक थी और यही डर सामने वाले को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा था। उसे घुमाकर अपने पास लिटाते हुए वह थोड़ा सा उसकी तरफ झुका। तुम सच में इतनी डरपोक हो या डरने का नाटक कर रही हो? उसकी आंखों में देखते हुए वह धीरे धीरे अपने होठों पर जीभ फेर रहा था। उसका मन चाह रहा था वह उसके सुंदर होठों को छू ले। जब उसने जल्दी से नामे सिर हिलाया और आंखें झपकाई तो उस पल वह उसे इतनी मासूम और प्यारी लगी। कबीर सिंह झुककर उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। मैं आपसे डरती हूँ, नाटक नहीं करती। आप मेरे पति हैं ना? वह जैसे उसे याद दिला रही थी कि वह उसकी पत्नी है और पत्नियां अपने पति से डरती हैं। और पहली बार उसके सामने वह खुलकर हंसा। वह इतनी देर तक हंसता रहा कि गौरी उसकी हंसी में खो गई। अच्छा, मैंने तो सुना है ज्यादातर पति अपनी पत्नियों से डरते हैं। उसके लाल गालों पर उंगली रखते हुए उसने मजाक किया। तुम्हारी अदाएं इतनी प्यारी है कि हो सकता है जल्दी ही मैं भी तुमसे डरने लगूं। अपने होंठ दांतों में दबाकर वह शरारत से बोला। जिंदगी में पहली बार वह किसी लड़की से इस तरह बात कर रहा था, वरना आज तक हर लड़की ने उसे सिर्फ गंभीर और सख्त स्वभाव का ही देखा था। उसकी बातें जैसे गौरी के सिर के ऊपर से गुजर गई थी। वह तो बस इस सोच में थी कि वह थोड़ा हट जाए ताकि वह जल्दी से वहां से निकल सके। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, कबीर सिंह उसकी धड़कन सुन सकता था। कितने साल की हो तुम? उसने उसकी आंखों में देखकर पूछा और उसने तुरंत जवाब दिया, 2 महीने में मैं 20 साल की हो जाऊंगी। लेकिन देखने में तो तुम बहुत छोटी लगती हो, ऐसा क्यों? वो कहते हुए धीरे धीरे उसकी कमर पकड़ रहा था और वो पूरी तरह उसकी पकड़ में थी। छोड़िए मुझे कबीर सिंह प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रही। वह सांस लेने की कोशिश में परेशान हो रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, जैसे सारे रंग उसके चेहरे पर उतर आए हों। मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरे पास रहो तो तुम्हें सांस लेने की जरूरत पड़े। तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों में जोड़कर मैं उन्हें इतना मिला दूंगा कि हमारी सांसें हमारे जीने की वजह बन जाएगी। ये कहते हुए वह झुककर उसके गले के पास आ गया और वह इतनी जोर से कांपी कि उसने सिर उठाकर उसे देखा। आराम से, मैं तुम्हें खा नहीं रहा। कबीर, मैं आपसे कपड़े मांगने आई थी। मुझे कुछ कपड़े दे दीजिए ताकि मैं बदल सकूं। कल से यही कपड़े पहने हुए हैं। इस बार उसने धीरे से कहा, जैसे सफाई दे रही हो कि वह उसके पास किसी और वजह से नहीं आई। वह तुरंत पीछे हट गया। अरे मैं तो भूल ही गया, अब मैं अपनी पत्नी को घर लाया हूँ तो उसकी जरूरत का सामान भी होना चाहिए। ऐसा करो, तुम यहाँ मेरी शर्ट और पैंट में से कुछ देख लो। मैं थोड़ी देर में जाकर तुम्हारी जरूरत का सामान लेकर आता हूँ। उसके हटते ही वह तुरंत बिस्तर से उतरी और उसकी अलमारी खोलकर देखने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने काले रंग की शर्ट और पैंट निकाल ली। वह अब पूरी तरह जाग चुका था और अब उसे नींद आना मुश्किल था और उस लड़की की मौजूदगी में तो बिल्कुल नामुमकिन था। वह उठकर तैयार होने का सोच रहा था, फिर गौरी के साथ अच्छा सा नाश्ता करना चाहता था। आज दोपहर उसकी एक मीटिंग भी थी और मीटिंग से लौटते समय वह गौरी के लिए ढेर सारी खरीदारी करना चाहता था। अगर उसके अपने कपड़े होते तो शायद वह उसे साथ ले जाता, लेकिन अभी उसके पास कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे साथ ले जाना ठीक नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई
उसका पतला सा शरीर कबीर सिंह के बड़े कपड़ों में ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुलाब पर कपड़ा डाल दिया गया हो। अपने लाल चेहरों के साथ वो मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी। कबीर सिंह ने पलटकर हैरानी से उसे देखा और उस पल वो इतनी प्यारी लगी कि वो उसे देखता ही रह गया, जैसे आसमान के सारे रंग हवा में फैलकर उसे और सुंदर बना रहे हों। आपके कपड़े कितने बड़े हैं कबीर, इन कपड़ों में तो आप भी आ सकते हैं। वह धीरे से उसके पास आ गया तो गौरी ने तुरंत अपनी जीभ दांतों में दबा ली। उसे एहसास हुआ कि वह क्या कह रही है। एक बार फिर उसका रोमांटिक मूड बन गया और वह तुरंत पीछे हट गई। क्या ख्याल है, फिर मैं भी इस सेट में आ जाऊं? उसने तुरंत ना में सिर हिलाया और दूर होने लगी। आराम से, मैं नहीं आ रहा, मैं अपने लिए नए कपड़े निकाल रहा हूँ। ये कहते हुए उसने मुस्कुराकर अपने कपड़े निकाले और नहाने चला गया। गौरी अपने बाल ठीक करती हुई बाहर आ गई। नौकरानी किचन में नाश्ता बना रही थी, जिसकी खुशबू से उसकी भूख और बढ़ गई। वह बहुत चंचल और खुशमिजाज लड़की थी। कुछ अपनों की बेरुखी और तकलीफों ने कुछ समय के लिए उसकी हंसी को दबा दिया था, लेकिन उसे छोटी छोटी बातों में भी बड़ी खुशियां ढूंढना आता था और वह उन खुशियों के साथ हर पल जी सकती थी। नाश्ता करते समय भी वो कबीर सिंह के साथ हल्की फुल्की बातें करती रही। उसने इस बात को दिल पर बिल्कुल नहीं लिया था कि उनकी शादी किस तरह हुई थी। एक ही रात में उसे समझ आ गया था कबीर सिंह कितना नरम दिल इंसान है। बाकी लोगों के लिए वो जैसा भी हो, लेकिन उसके लिए बहुत नरम हो गया था और वह भी उसके सामने अपने बारे में बताते हुए खुश हो रही थी। क्या तुम हमेशा से समीर अग्रवाल के घर रहती हो? उसके पूछने पर वह अचानक उदास हो गई। नहीं, जब मैं अपने पापा के साथ रहती थी तब सब ठीक था, लेकिन उसके बाद दादी ने मुझे आंटी के पास भेज दिया और आंटी यहाँ आ गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने बहुत नरमी से उसके गाल को छुआ तो वह शर्माकर सिर झुका गई। मेरे सामने उदास होने की जरूरत नहीं, अब ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा पति हूँ। सबको भूल जाओ और मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करो, जिसमें सिर्फ तुम हो और तुम्हारा कबीर सिंह। आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे कबीर जी। उसने अब कबीर साहब की जगह कबीर जी कहना शुरू कर दिया था और वह जानता था कब तक वह जी लगाएगी। नहीं, मेरे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। मेरे अंकल जब इतनी प्यारी बहू को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। वह दिन उसके कबीर सिंह के बंगले में पहला दिन था। नाश्ते के बाद वह चला गया और गौरी उस बड़े और शानदार घर में घूमती रही। घर का हर कमरा, हर चीज उसके मालिक की पसंद और रुतबे को दिखा रही थी। आंटी के घर भी उसका मन लग जाता था, लेकिन वहाँ उसके साथ जैसा व्यवहार होता था, उसके बाद यहाँ आकर वह खुद को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी। नौकरानी हमेशा उसके आदेश के लिए तैयार रहती थी। शाम के समय कबीर सिंह घर लौटा। उसके हाथों में खरीदारी के कई बैग थे। उसने सब कमरे में रख दिए। इसमें तुम्हारी जरूरत की हर चीज है, इन्हें संभाल कर रख लो और अगर कुछ कम लगे तो मुझे बता देना। अगली बार हम दोनों साथ जाकर खरीदेंगे। कोई अच्छा सा कपड़ा निकाल कर पहन लो। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को हल्के से छूकर नहाने चला गया। वह हैरानी से एक एक बैग खोलकर चीजें देखने लगी। हर बैग में सुंदर कपड़े थे। हरे रंग की साड़ी थी जो इतनी चमक रही थी, वह उसे देर तक देखती रह गई। गहने, जूते, एक एक बैग में उसकी बाकी जरूरत की चीजें भी थी, जिन्हें देखकर उसने अपने होंठ दांतों में दबा लिए। लाल चेहरे के साथ पीछे मुड़कर देखा। कबीर सिंह वहां मौजूद नहीं था, वरना शायद वह यहीं बेहोश हो जाती। जल्दी से उस शॉपिंग बैग को संभालकर उसने कबीर सिंह की नजरों से छुपा दिया था। कितने बदतमीज हैं ये, इन्हें कैसे पता चला? अपने कंधे उचकाकर सोचते हुए वह उसके आने से पहले ही कमरे से निकल गई थी, क्योंकि वह उसका सामना नहीं कर सकती थी। वह आदमी बहुत तेज नजर रखता था और उसके सामने कुछ भी पूछना आसान नहीं था। उस आदमी के साथ बीतता हर दिन उसके लिए नया और मजेदार होता जा रहा था। हर नया दिन उसे ये एहसास करा रहा था कि वह एक ऐसे इंसान की छाया में है जो उसकी कदर करता है और जो उससे प्यार करना शुरू कर चुका है। चाहे वह उसे किसी भी सोच के साथ अपने घर में लाया हो, लेकिन शादी के रिश्ते में इतनी ताकत थी कि अब वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। उसे यहाँ आए हुए 4-5 दिन हुए थे, लेकिन इन दिनों ने उन्हें एक दूसरे का इतना आदी बना दिया था कि वो बिना झिझक उसके पास लेटकर दिन भर की सारी बातें उसे सुनाती रहती और बस उसके सुंदर चेहरे को देखता और सुनता रहता। कभी उसकी छेड़छाड़ पर वह शर्म से लाल हो जाती और कभी जब वो बहुत करीब आता तो घबराकर दूर हो जाती। लेकिन अब उसके करीब रहना उसके लिए जरूरी सा हो गया था। वह भी अब उसे पूरी तरह पाना चाहता था। उसे ये महसूस कराना चाहता था कि वह उसके लिए कितनी जरूरी है। उस दिन भी जब वो शाम को वापस आया
तो गौरी उसके लाए हुए हल्के रंग की साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। हल्का सा मेकअप किए हुए इतनी चमक रही थी कि वह देर तक उसका चेहरा देखता रह गया। उसके इस तरह देखने पर वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन वह तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास ले आया। क्या तुम इस तरह तैयार होकर मेरा इम्तिहान लेना चाहती हो? उसने धीमी आवाज में कहा, और वह घबराकर उसे देखने लगी। नहीं कबीर सिंह जी, मैं तो नहीं। वह उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उतरती चमक को देखकर उसने अपना छोटा सा दिल संभाल लिया। अपने होंठ दबाकर उसने उस खूबसूरत चेहरे वाले आदमी को देखा जो धीरे धीरे उसे अपने करीब करते हुए उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ कबीर सिंह के सीने पर रख दिए। कबीर सिंह, उसके होठों से धीमी आवाज निकली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और कबीर सिंह उस पल पूरी तरह उसके सौंदर्य के असर में डूबता जा रहा था। उसके रूप का असर ही ऐसा था, कोई भी खुद पर काबू नहीं रख सकता था। फिर वो कैसे खुद को रोक पाता? आज नहीं जाने मन, आज तो मुझे अपनी आत्मा में उतर जाने दो। मैंने इतने दिन इंतजार किया तुम्हारा, ताकि तुम खुद मेरी बाहों में आ सको। जब तुम्हें लगे कि तुम खुद को मुझे सौंप सकती हो, तब खुशी से मुझे अपना सब कुछ दे देना। लेकिन आज तुम्हारा कोई भी फैसला मैं नहीं मानूंगा। प्यार भरी धीमी आवाज में वो उसे अपने और करीब करता जा रहा था। कभी उसके सुंदर गालों को अपने होठों से छू लेता, तो कभी उसके बालों की खुशबू को महसूस करता। वह पूरी तरह उसके असर में था। गौरी की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी और उसके होंठ कांप रहे थे। ये स्पर्श वो कैसे सहन कर सकती थी? ये प्यार और जुनून से भरा पल और कबीर सिंह की इतनी नजदीकी उसके लिए बहुत भारी हो रही थी। अगर वह इसी तरह उसके दिल में उतर जाता तो शायद वहीं बेहोश हो जाती। कबीर सिंह प्लीज, उसने विनती की। उसकी विनती सुनकर वह बेबस होकर उसकी आंखों में देखने लगा। इससे पहले कि दोनों खुद पर काबू खो देते, कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, जैसे किस्मत अभी उनके प्यार की परीक्षा लेना चाहती थी। नौकरानी ने दरवाजा खटखटाकर खबर दी कि नीचे गौरी के पिताजी आए हैं। ये सुनकर वह वहीं खड़ी रह गई। ये खबर उसके लिए जैसे नई जिंदगी की उम्मीद थी। वह कितने समय से तरस रही थी ये सुनने के लिए कि उसका पिता उसे मिलने आया है। वह पिता जो कई साल पहले उसे छोड़कर चला गया था और अपनी नई पत्नी और अपने नए परिवार में इतना खो गया था कि उसे अपनी उस बेटी की याद ही नहीं रही, जिसे वह दूसरों के भरोसे छोड़ गया था और जिसके साथ वहां पराये लोगों से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। कबीर सिंह ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने देखा ही नहीं। वह धीरे से उसके कंधे को छूकर उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वह उसके साथ है, लेकिन वह उसकी तरफ देखे बिना ही खुद को संभालते हुए बाहर की तरफ दौड़ गई। वह बस उसकी जाती हुई पीठ को देखता रह गया। वह सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची, वहां खड़े आदमी को देखने लगी। कितने समय के बाद उसने अपने पिता को देखा था। उनकी आंखों में वही ममता थी जिसके लिए वह तरस गई थी। फिर उसके पिता ने अपने हाथ फैला दिए। कबीर सिंह पहली सीढ़ी पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। पहली बार उसके दिल में अजीब सा डर पैदा हुआ कि कहीं वह उससे दूर ना कर दिया जाए। वह प्यार जिसकी वजह से वह जीने लगा था, कहीं उससे छीन ना लिया जाए। गौरी दौड़कर अपने पिता की बाहों में सिमट गई। शेखर जी ने उसके माथे को चूमकर उसे कसकर गले से लगा लिया। शायद इतने सालों के बाद उन्हें अपनी बेटी की याद आई थी। बाबा, वह रोते हुए उनसे लिपट गई और उन्होंने धीरे से उसके आंसू पोंछ दिए। तुम्हारे बाबा आ गए हैं मेरी बच्ची, बस मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे बाद तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। वह बहुत शर्मिंदा थे। बाबा, आप नहीं जानते मैंने कितना कुछ सहा, वह रोते हुए कह रही थी और शेखर जी शर्म से सिर झुकाए उसे देख रहे थे। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। वह उसे प्यार से संभाल रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने पलटकर कबीर सिंह की तरफ देखा। तो तुम हो वह आदमी जिसने मेरी बेटी की कीमत देकर उसे अपने घर ले आया। ये शब्द जैसे तीर बनकर कबीर सिंह के दिल में चुभ गए। गौरी ने घबराकर अपने पिता को देखा। तुमने मेरी बहन को पैसे देकर मेरी बेटी को अपने घर ले आया और उससे शादी कर ली ताकि उसके साथ कुछ दिन रह सकूं, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर कबीर सिंह को लगा जैसे उसे बहुत बड़ी सजा मिल गई हो। वह कुछ नहीं सुन रहा था, बस गौरी के चेहरे को देख रहा था। उसका डरा हुआ चेहरा उसे अंदर तक दुख दे रहा था। चलो मेरे साथ, हम अदालत में चलकर अपना मामला तय करेंगे। तुम्हें इस आदमी से छुटकारा मिल जाएगा, फिर मैं तुम्हें अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। वह बेचैनी से अपने पिता को देख रही थी। पिता का प्यार अपनी जगह था, लेकिन कबीर सिंह का प्यार भी अब उसके दिल में जगह बना चुका था। उसने धीरे से नाम में सिर हिलाया। शेखर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरी बच्ची, मेरे साथ चलो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उनकी आंखों में शर्म थी, प्यार भी था और अपनापन भी था, जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। लेकिन शायद ये सब कुछ बहुत देर में आया था। आपने मेरी कीमत दी थी कबीर सिंह। उसने पहली बार उसे उसके नाम से पुकारा। कबीर सिंह उसे दुख भरी नजरों से देखता रह गया। वह उस लड़की को झूठ नहीं बोल सकता था। गौरी की आंखों में देखकर झूठ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह सीढ़ियां उतरकर उसके पास आ गया। मैंने तुमसे शादी की, तुम मेरी पत्नी हो गौरी। पहली बार उसकी आंखों में बेबसी दिखाई दी। जो आदमी हमेशा दूसरों को मजबूर कर देता था, आज खुद मजबूर खड़ा था। प्लीज गौरी, खुद को इतना परेशान मत करो मेरी जान। शेखर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसने धीरे से उनका हाथ हटा दिया। नहीं बाबा, शायद ये सब मेरी किस्मत में लिखा है। वह आदमी जो सोचता था कि उसने पैसे देकर उसे खरीद लिया है, अब समझ चुका था कि वो किसी को अपना बनाने के लिए पैसे नहीं बल्कि प्यार चाहिए। अगर उन्होंने मेरी कीमत दी है तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ बाबा। मैं अब वह चीज हूँ जिसका मालिक बदल चुका है। वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई। कबीर सिंह और शेखर जी दोनों उसकी तरफ बढ़े, लेकिन शेखर जी ने कबीर सिंह को वहीं रुकने का इशारा किया। तुम्हारा पिता सब पैसे वापस कर देगा, मैं सारी रकम लौटाने के लिए तैयार हूँ। जो आदमी सालों पहले उसे छोड़कर चला गया था, आज उसी पर इतना प्यार उमड़ रहा था कि वह अपनी दौलत देकर उसे वापस ले जाने को तैयार बैठा था। जिसने कभी अपनी बेटी के खर्च की चिंता नहीं की, उसकी मोहब्बत आज अचानक इतनी बड़ी कैसे हो सकती थी। गौरी 2 कदम पीछे हटकर अपने पिता से दूर हो गई। नहीं बाबा, इन्होंने मुझे खरीदा जरूर है, लेकिन मैं इनकी पत्नी भी हूँ। इन्होंने मुझसे शादी की है। वह खरीद फरोख्त आपकी बहन की लालच थी, लेकिन इस आदमी ने मुझे उस कैद से आजाद करा दिया, जहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। हर निवाले के लिए तरसना पड़ता था। यह आदमी मुझे वहाँ से लेकर आया और अपने घर में जगह दी, तो मैं कैसे एहसान भूल सकती हूँ। शेखर जी दर्द से उसे देखते रह गए। मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो बेबस खड़े रह गए। आप मेरे पिता थे, बाबा हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरे अलावा भी आपकी बहुत सी संतानें हैं। उन्हें मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। जाने दीजिए बाबा, मैं इन बढ़े हुए हाथों को थामने की हकदार नहीं हूँ जो उस समय आए हैं जब मेरे चारों तरफ सुख और आराम मौजूद है। कबीर सिंह बस उसके चेहरे को देखता रह गया। वह चंचल और हंसने वाली लड़की जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उस समय इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसे देखकर उसके दिल में दर्द उठ रहा था। शेखर जी उस दिन वापस चले गए क्योंकि गौरी उनके साथ जाने को तैयार नहीं थी और उन्हें भी समझ आ गया था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया है। शायद समय के साथ वह सब कुछ भूल भी जाती, शायद नई खुशियों में सब कुछ धुंधला भी हो जाता, लेकिन उसे हर बार एहसास होता कि जिस बेटियों के सिर से पिता का हाथ उठ जाता है, उनके साथ दुनिया कैसा व्यवहार करती है। वह बिस्तर पर सिर झुकाए बैठी थी। उसका सुंदर चेहरा इतना मुरझा गया कि उसे देखकर कबीर सिंह चुपचाप उसके सामने आकर बैठ गया। वह उसके घुटनों के पास बैठकर उसके चेहरे को देखने लगा। वह उसके सामने जमीन पर बैठ गया। गौरी घबराकर उठने लगी, लेकिन कबीर सिंह ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से बिठा लिया। मैं जानता हूँ कि समीर अग्रवाल उसकी पत्नी की जिद के आगे मुझे तुम्हारी कीमत नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता था कि वे तुम्हें कभी भी मेरे हवाले नहीं करेंगे। मैंने गौरी शेखर को गौरी कबीर सिंह बनाया है और विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गौरी तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। वह उसके पैरों के पास बैठा उससे विनती कर रहा था और वह बस उस आदमी की आंखों में देखती जा रही थी। उस अजीब से गंभीर आदमी की सुंदर भूरी आंखें नम थी। उनमें भरी नमी उसके दिल की सच्चाई बता रही थी। गौरी, तुम कबीर सिंह के दिल की धड़कन हो और धड़कन के बिना दिल जिंदा नहीं रह सकता। भगवान के लिए मेरे दिल को कभी मरने मत देना। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उन पर अपने होंठ रख दिए और फिर अपना सिर उसके घुटनों पर रख दिया। गौरी की उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों में चलने लगी। यह आदमी किस्मत ने उसके हिस्से में लिखा था। जो लोग धैर्य रखते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ होता है और भगवान ने उसे उसके धैर्य का बहुत अच्छा फल दिया था। वह कैसे उन लोगों को छोड़ सकता है जो उस पर भरोसा करते हैं। गौरी झुकी और उसने कबीर सिंह के माथे को चूम लिया। उस स्पर्श पर वह हैरानी से उसे देखने लगा। फिर धीरे से उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह बार बार उसके चेहरे को चूम रहा था, उसके गले के पास अपना चेहरा छुपा रहा था और गौरी उसके स्पर्श से कांप रही थी। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता।
तुम्हारा दूर होना मेरे लिए मौत जैसा होगा। उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे अपने पास खींचता चला गया और वह भी उसके सीने से लगकर पूरी तरह थक कर उसकी बाहों में सिमटती चली गई। दूर खड़ी किस्मत जैसे उनके प्यार को देखकर मुस्कुरा रही थी। भगवान उन पर मेहरबान हुआ था और उसकी इस मेहरबानी के लिए आभारी होना उनका कर्तव्य था। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। खिड़की से आती हल्की चांदनी दोनों पर पड़ रही थी। उस पल जैसे वक्त भी थमसा गया था। गौरी कबीर सिंह की बाहों में सिमटी हुई थी और उसकी धड़कनें अब भी तेज चल रही थी। कबीर सिंह ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर लंबे समय तक उसे देखता चला गया, जैसे वह यकीन करना चाहता हो कि ये सब सच है और वे सच में उसकी जिंदगी में है। उसने धीरे से उसके माथे को चूम लिया और उसे और करीब खींच लिया। उस पल दोनों के दिलों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे लंबे लड़ाई के बाद किसी को अपना घर मिल गया हो। गौरी ने उसकी छाती पर सिर रख दिया, आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से भटकने के बाद आखिर उसे वो जगह मिल गई हो जहां उसे कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं। कबीर सिंह की उंगलियां उसके बालों में उलझी हुई थी और वे बार बार उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसकी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज हो। उस रात हवेली के बाहर हवा तेज चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर प्यार की गर्माहट थी। कुछ देर के बाद गौरी ने धीमी आवाज में कहा कि कभी कभी उसे डर लगता है कहीं ये सब एक सपना तो नहीं। कबीर सिंह हल्का सा मुस्कुराया और उसके गाल को छूते हुए बोला, अगर ये सपना है तो वो कभी जागना नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर गौरी की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। वे पल जैसे उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन चुका था। उधर वंदना की शादी आखिरकार उस बड़े और रईस घर में हो गई, जिसके लिए शारदा देवी ने न जाने कितने पापड़ बेले थे, कितने झूठ बुने थे और कितनी चालें चली थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस रिश्ते को उन्होंने अपनी जीत समझा था वही उनकी सबसे बड़ी हार बन गया। दामाद भी वैसा ही मिला जैसा उन्होंने चाहा था। आर्यन अग्रवाल, नाम, पैसा, रुतबा सब कुछ, मगर उस घर में दौलत थी, प्यार नहीं था। वहाँ चमक थी पर सुकून नहीं था। आर्यन अपने अमीरी के घमंड में इस कदर डूबा हुआ था। उसके लिए वंदना सिर्फ एक दिखावे की चीज थी, एक नाम जिसे समाज के सामने रखा जा सके, निभाया नहीं जा सके। उसकी रातें किसी और के साथ गुजरती थी और सुबह वंदना के नाम होती थी, सिर्फ इसलिए कि दुनिया को लगे सब ठीक है। वंदना हर दिन ये सब देखती और अंदर ही अंदर टूटती जाती। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, मगर दिल हर पल चीखता था। अब उसे हर बात समझ आने लगी थी। जिसे उसने कभी छोटी समझा था वही असल में उससे कहीं बड़ी थी। उसे गौरी की हर बेइज्जती याद आने लगी, हर ताना, हर अपमान जो उसने और उसके घर वालों ने मिलकर उसे दिया था, और आज वही सब जैसे लौट कर उसके हिस्से में आ गया था। शारदा देवी भी अब खामोश थी, क्योंकि जिस खेल की शुरुआत उन्होंने की थी उनका अंजाम उनकी दोनों बेटियां भुगत रही थी। वंदना के दिल में अब पछतावा था, गुस्सा नहीं। और एक रात जब उसने आईने में खुद को देखा तो पहली बार उसे अपने ही चेहरे से डर लगा। उसने धीरे से कहा, ये सजा नहीं, हिसाब है। उसी रात उसने फैसला लिया और अगली सुबह बिना किसी को बताए, बिना कुछ लिए, वह उस महल जैसे घर से निकल गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली मोड़ तो तब आया जब कुछ दिनों के बाद शहर के सबसे बड़े अस्पताल में एक केस सामने आया, एक अमीर बिजनेसमैन के खिलाफ घरेलू अत्याचार और धोखे का। और शिकायत दर्ज कराने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि वंदना थी, जिसने पहली बार अपने लिए खड़े होने की हिम्मत की थी। अदालत में जब सच सामने आया तो हर किसी की नजरें झुक गई, और वही दूसरी तरफ गौरी, जो कभी उस घर में नौकरानी बनकर रहती थी, आज अपनी मेहनत और सादगी से एक नई जिंदगी खड़ी कर चुकी थी। उसके साथ खड़ा वही इंसान था जिसने उसे पहली बार पहचान दी थी। आखिर में सबको समझ में आ गया, दौलत से घर बनते हैं मगर रिश्ते नहीं, और किसी का हक छीनकर कभी अपनी खुशियां नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वक्त एक दिन सब कुछ लौटा देता है, उसी दर्द, उसी तड़प और उसी सच के साथ। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।